फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईएसएम एग्जाम पास करने के बाद आपको जॉब कैसे मिल सकता है। आपने एनआईएसएम एग्जाम है वो पास कर ली, ठीक है। पास करने के बाद आप जॉब मतलब स्टॉक मार्केट में जॉब कैसे हासिल कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली ये देखेंगे स्टॉक मार्केट में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम रेडी करना है, ठीक है। प्रोफेशनल रिज्यूम आप बनाइए, उसमें आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखिए, एनआईएसएम एग्जाम, जितनी भी एनआईएसएम एग्जाम आपने पास की होंगी उसको आप वहां पर मेंशन करिए, और अगर आपके पास में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है। इस तरीके से प्रोफेशनल रिज्यूम बनाकर आप क्या करो, प्रोफेशनल रिज्यूम आपका तैयार हो गया, इस रिज्यूम को आप नौकरी ऐप पर अपलोड जरूर करो। नौकरी ऐप, ठीक है, नौकरी ऐप पर आप रिज्यूम अपलोड करोगे तो वहां पर कई सारी वैकेंसीज आपको दिखेंगी, वहां से कॉल्स भी आएंगे आपको, ठीक है। कंपनी के भी कॉल्स आएंगे और जो कंसल्टेंसी होती है वहाँ से भी कॉल्स आएंगे, अगर आपका रिज्यूम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से मैच कर रहा है तो, और यहाँ से डेफिनेटली आपको जॉब लग सकता है। आपका रिज्यूम ठीक ठाक है और आप यहाँ पे नौकरी ऐप में काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छे जॉब्स रहते हैं और वहाँ से आपको जरूर जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जा सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक एक्सपीरियंस बंदे को जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है, उनके लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस ओपन रहते हैं। एक्सपीरियंस अगर कोई होल्डर है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का, उससे 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है तो उसे जॉब बहुत इजीली मिल जाता है स्टॉक मार्केट में। बट फ्रेशर बंदे के लिए जॉब हासिल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। कोई अगर फ्रेशर है, फ्रेशर, तो उसको स्टॉक मार्केट में इजीली जॉब नहीं मिलता है, उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। सैलरी आपको कम मिलेगी तो भी चलेगा, आप अपनी जॉब प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। मान लो आपको इक्विटी डीलर बनना है बट वहाँ पर इक्विटी डीलर की वैकेंसी नहीं है, वहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है, तो वो वाली वैकेंसी से आप एंट्री ले लो। किसी भी तरीके से आपको एज ए फ्रेशर स्टॉक मार्केट में एंट्री जरूर लेना है। एंट्री क्यों लेना है आपको, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी मार्केट में डिमांड नहीं है। पहले आपको अपनी डिमांड बनाना पड़ेगा मार्केट में। तो डिमांड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से लो सैलरी में चले जाओ, जॉब प्रोफाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चले जाओ। अब एक बार अंदर आ गए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपीरियंस आप यहाँ पर गेन करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करोगे, नॉलेज गेन करोगे, और ये जो एक्सपीरियंस और नॉलेज रहेगा इसी की बेस पर 1-2 साल के बाद आप एक्सपीरियंस होल्डर कहलाओगे और फिर आपके लिए कई सारे जॉब के ऑप्शन स्टॉक मार्केट में ओपन हो जाएंगे। हाइक भी मिलेगा, यहाँ से आप जाओगे दूसरी कंपनी, वहाँ पे आपको हाइक मिलेगा, फिर हमेशा ही आपके लिए जॉब के ऑप्शन स्टॉक मार्केट में ओपन रहेंगे। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कभी भी जा सकते हो। स्टॉक मार्केट, दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में वैकेंसी हमेशा रहती है, हमेशा यहाँ पर आपको ओपनिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है, हमेशा यहाँ पे ओपनिंग्स दिखाई देंगी स्टॉक मार्केट। बट ये किन के लिए, ये एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए दिखाई देंगी, ठीक है, फ्रेशर के लिए नहीं। तो आप अगर एक्सपीरियंस हो तो हमेशा जॉब ओपनिंग स्टॉक मार्केट में रहेंगी। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि वैकेंसी ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा वैकेंसी रहती है, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कम हो या फिर आपका नॉलेज कम हो, तो इसको सबसे पहले आप बनाइए। ये अगर आपके पास में रहेगा तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में जॉब नहीं मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में हमेशा ओपनिंग्स होती है और एक्सपीरियंस बंदों के लिए हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। पर दोस्तों, एज ए फ्रेशर भी आपको जॉब मिल ही नहीं रहा है कहीं, ठीक है, आप फ्रेशर हो, आपको जॉब मिल ही नहीं रहा कहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप पे जा सकते हो, ठीक है। आप इंटर्नशिप कर लीजिए किसी भी ब्रोकिंग कंपनी में, इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ सैलरी नहीं मिलेंगी, ठीक है, बिना सैलरी के काम कर लीजिए, ठीक है। क्यों, आपको यहाँ पे सीखना है, नॉलेज लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, लर्निंग करोगे, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगे, तो उस बेसिस पे जरूर आपको कंपनी हायर कर पाएंगी, ठीक है। तो अगर मिल रहा है एज ए फ्रेशर जॉब तो ले लीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो फिर इंटर्नशिप करिए बिना सैलरी के भी। इंटर्नशिप पे भी थोड़ा बहुत स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लर्निंग स्टेज है आपकी, यहाँ पे आप नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपके लिए दरवाजे स्टॉक मार्केट में जॉब करने के दरवाजे काफ़ी ओपन होने वाले। सीखने के दौरान आप क्या करिए दोस्तों, अपनी स्किल डेवलप करिए और आप फाइंड करने की कोशिश करिए कि मुझे करियर किस डिपार्टमेंट में बनाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे वहाँ पे इक्विटी डीलर का जॉब होता है, ठीक है, एक होता है इक्विटी डीलर, ठीक है, इक्विटी डीलर का जॉब होता है, आरएम होते हैं, ठीक है, फिर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक अलग होता है, रिसर्च एनालिस्ट जहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरएमएस डिपार्टमेंट है ना,
RMS डिपार्टमेंट, ट्रेड सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेटलमेंट वाला डिपार्टमेंट होता है एक। तो आप क्या करिए, जब आप सीख रहे हो एज ए फ्रेशर हो तो आप सीखने की कोशिश तो जरूर करिए स्टॉक मार्केट को, बट आप साथ में ये भी देखिए कि मुझे करियर किस डिपार्टमेंट में बनाना, क्या मुझे इक्विटी डीलर बनना है, या मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर RMS में जाना है, ठीक है, ट्रेड सेटलमेंट में जाना है जो कि बैक ऑफिस से रिलेटेड काम होता है। तो आप देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है और उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए। अगर आपको करियर इक्विटी डीलर में बनाना है तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इक्विटी डीलर रहेंगे उनके साथ में आप ज़्यादा समय बिताइए, देखिए किस तरीके से वो लोग सौदे करते हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, उनसे आप सीखिए कि स्टॉक मार्केट की वर्किंग किस तरीके से होती है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, वो सब चीज़ें आप वहाँ से सीख पाओगे। रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो रिसर्च एनालिस्ट के साथ में आप समय बिताइए, उनसे सीखिए कि किस तरीके से स्टॉक की रिसर्च की जाती है, किस तरीके से स्टॉक को फाइंड किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आप उनसे सीखिए। RMS में अगर आपका इंटरेस्ट है, RMS में बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट का जो रिस्क है उसको मैनेज किया जाता है, मतलब क्लाइंट के पास में कितना कैश बैलेंस है और वो कितनी होल्डिंग ले सकता है, उसको बैलेंस करने का, उसको मेंटेन करने का काम RMS डिपार्टमेंट करता है। उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो उनके साथ में आप समय बिताइए, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत हम बैक ऑफिस से रिलेटेड ही काम होगा। उसके बाद ट्रेड सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट मतलब जैसे कि आप शेयर खरीदते हो, शेयर खरीदने के बाद में T+1 में आपके डिमैट अकाउंट में जाता है, तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट जो होते हैं डिमैट अकाउंट में शेयर, वो ट्रेड सेटलमेंट वगैरह डिपार्टमेंट हो गया। तो उसमें अगर इंटरेस्ट है आपको बैक ऑफिस में तो उसके बारे में आप सीखिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट रहेगा उनके साथ में आप समय बिताइए, उनके साथ में आप ये सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। धीरे धीरे अपना आपका इंटरेस्ट वहाँ पे पता चलेगा, बट शुरुआत आप बेसिक से करिए। आप इक्विटी डीलर के साथ में आप ज़्यादा रहोगे तो आपको मार्केट की वर्किंग समझ में आएंगी, किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, स्टॉक खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो मतलब ये बेसिक से शुरू करके आप धीरे धीरे फिर रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, ट्रेड सेटलमेंट वगैरह धीरे धीरे आप सीख सकते हो। और आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आप NISM की एग्ज़ाम आप आगे दो, ठीक है। तो अगर आपको इक्विटी डीलर बनना है तो उसके लिए NISM की एग्ज़ाम अलग होती है, रिसर्च एनालिस्ट के लिए NISM की एग्ज़ाम अलग है, RMS के लिए NISM की एग्ज़ाम अलग है। तो जो भी डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है उसकी एग्जाम देके उसमें आप अपना प्रोफेशनलाइजेशन उसमें आप कर सकते हो। और दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो इंटरव्यू के लिए आप पहले से तैयार रहिए। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है। फ्रेशर हो तो बेसिक जो चीज़ें होती है वो तो पूछेगा ही, बेसिक चीज़ों के अलावा बेसिकली वो आपसे मेन क्या पूछेगा, मेन पूछेगा स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपका टेस्ट करेगा। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कितना पता है, कितना नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, ये वो नॉलेज स्टॉक मार्केट का टेस्ट करेगा अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तब तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज शायद आपका टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो तो पता है उसे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा। तो एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपसे वो बेसिक चीज़ों के अलावा वो प्रीवियस जॉब के बारे में जरूर पूछेगा। जहाँ पे आपने जॉब करके आए हो वो वहाँ पे पूछेगा बेसिकली कि वहाँ पर आप क्या काम करते थे, कितना रेवेन्यू बनाते थे, कितने क्लाइंट को हैंडल करते थे, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते थे, क्लाइंट से क्या बात करते थे, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से तैयार रहिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो प्रिपेयर्ड होकर आपको जरूर जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जॉब लेने में अगर आपका मैं बात करूँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, आपका जो भी एजुकेशन होगा, ठीक है, आपके एजुकेशन का जो रोल है वो हार्डली 10% है, ठीक है। आपका जो भी एजुकेशन होगा बेसिक एजुकेशन, उसका रोल कितना है 10%। NISM एग्जाम आपने पास कर ली, उसका रोल कितना हो सकता है 20% हो सकता है, ठीक है। बाकी का जो 70% जो रोल है दोस्तों, 70% जो रोल है वो है नॉलेज और एक्सपीरियंस का। आपको स्टॉक मार्केट का कितना नॉलेज है एंड कितना एक्सपीरियंस है, इसी का मेन रोल है स्टॉक मार्केट में जॉब लेने में, ठीक है। 70% यही चीज़ यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ठीक है, मतलब एक बेसिक तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। और NISM एग्जाम आपके पास में है तो उसका भी 20% ही काउंट होगा। ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों NISM एग्जाम आपने पास कर ली तो 100% आपको स्टॉक मार्केट में जॉब लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। NISM एग्जाम पास करने से क्या होता है कि आपका रिज्यूम स्ट्रांग होता है, तो आपको स्टॉक मार्केट में मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई, जॉब लेने की 20% यहाँ पे आपका ऐड हो गया, ठीक है। बट फिर भी नॉलेज और एक्सपीरियंस इसी की बेस पर कंपनी आपको हायर करेंगी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में के जो जॉब है उन जॉब के लिए अलग अलग NISM की एग्जाम होती है, ठीक है। NISM जो एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है, NISM वो हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग है। तो आप बेसिक से शुरुआत करो, ठीक है। पहले आप इक्विटी डीलर की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, जो बेसिक एग्जाम बोल सकते हैं।
बेसिक से अगर आपको मल्टीपल एनआईएसएम की एग्जाम देना है तो बेसिक से शुरू करके आप एडवांस की तरफ जाइए। तो पहले आप इक्विटी डीलर की एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद में अगर आपको म्यूचुअल फंड की भी आप एग्जाम दे सकते हो, जो भी काफ़ी आसान होती है म्यूचुअल फंड की एग्जाम, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो पहले इक्विटी डीलर दे दो, फिर उसके अंदर म्यूचुअल फंड की एग्जाम आप दे सकते हो, रिसर्च डिपार्टमेंट की एग्जाम फिर आप दे सकते हो, फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एग्जाम होती है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप एग्जाम दे सकते हो एनआईएसएम की। तो बेसिक से शुरू करके एडवांस की तरफ आप जा सकते हो अगर आपको मल्टीपल एनआईएसएम की एग्जाम देना है तो। अगर हम बात करें सैलरी की, तो स्टॉक मार्केट में कितनी सैलरी आपकी हो सकती है स्टार्टिंग वाली, तो स्टार्टिंग सैलरी हम मान के चल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में 20K तक, 20,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। फिर जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे, एक्सपीरियंस लेते जाओगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। बट दोस्तों इसमें सैलरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसेंटिव्स, ठीक है। इन्हें जो इंसेंटिव्स मिलता है ना, इंसेंटिव जिसे हम कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कई इक्विटी डीलर, कई आरएम तो ऐसे होते हैं उनकी जितनी सैलरी नहीं होती उससे कई ज़्यादा वो इंसेंटिव्स के रूप में पैसा कमा लेते हैं, मतलब कमीशन के रूप में पैसा कमा लेते हैं। तो कंपनी क्या करेंगी, आपको एक टारगेट देंगी, ठीक है, आपका जो भी सैलरी है, मान लो ये 20K आपकी सैलरी, कंपनी ने बोल दी 5x का रेवेन्यू आपको बनाना है। 5x का मतलब होता है 1 लाख, मंथली 1 लाख का रेवेन्यू आप बनाओगे, उसके ऊपर जो भी रेवेन्यू आपका बनेगा उस पर कंपनी आपको इंसेंटिव्स कमीशन देंगी। तो ये कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कोई कंपनी 5x बोलेंगे, कोई कंपनी 3x, ठीक है, कोई कंपनी और अलग अलग रहेगा। तो उसके ऊपर जो भी आपका रेवेन्यू बनेगा उस पर आपको इंसेंटिव्स कमीशन मिलेगा। तो सैलरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसेंटिव्स और कमीशन। और दोस्तों अगर आप अपने जॉब को स्विच करते हो, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे आपको 30% से लेके तो 35% तक हाइक जरूर मिलता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री में नॉर्म्स है, तो इतना जरूर आपको हाइक मिलेगा एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी में आप जाओगे। बट दोस्तों कंपनी जब आप स्विच करोगे तो उसमें एक नुकसान आपका हो सकता है। मान लो कोई कंपनी में आपने अच्छा खासा समय बिता लिया, अच्छा खासा क्लाइंट बेस अपना बना लिया, आपको वहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलता है, तो ये इंसेंटिव का आपका नुकसान होगा, ठीक है। देखो कंपनी सैलरी पे आपको हाइक देंगे, आपकी यहाँ पे मान लो 20,000 सैलरी है, तो आपको इधर हाइक मिलके जो भी आपकी सैलरी बनेगी 25,000 जो भी है वो तो आपको मिलेंगी। बट इंसेंटिव्स कंपनी नहीं देने वाली है ना। इंसेंटिव्स, ये जो इंसेंटिव्स आपको मिल रहा था, ये जो प्रीवियस कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ के जो क्लाइंट के बेसिस पे मिल रहा था, तो ये इंसेंटिव का आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। ये इंसेंटिव्स, तो आप ये जरूर देखो कि करंट कंपनी में आप इंसेंटिव्स के रूप में कितना पैसा कमा रहे हो। तो अगर आप सैलरी से ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स ही मिल रहा है तो फिर जॉब चेंज करना वो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। आपको सैलरी पे तो हाइक मिल जाएगा बट आपका इंसेंटिव का नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करो, जब आप स्टार्टिंग एज में हो, कंपनियां आप चेंज करते रहो, एक साल आपने जॉब किया, स्विच करो, दूसरी कंपनी आप स्विच करते रहो, हर एक साल में आप स्विच करते रहो। उससे क्या होगा कि आपकी सैलरी को हाइक मिल जाएगा, ठीक है, आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएंगी। फिर 2-3 कंपनी आपने स्विच कर दिए, उसके बाद में आप स्टॉप हो जाइए, फिर आप कंपनी स्विच मत करिए, फिर उसी कंपनी में आप हमेशा टिके रहिए, वहाँ पे क्लाइंट बेस बनाइए और इंसेंटिव्स के रूप में पैसा कमाइए। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा अपना करियर डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।